5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद भवन में आर्टिकल 370 को हटा दिया, खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर से। और खत्म करने से पहले सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली थी। कश्मीर में जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, लोकल नेता थे, जो अलगाववादी थे, जो कहीं ना कहीं जनता को भड़काने का काम करते थे, उन सभी को कई दिनों तक नजरबंद रखा गया और धारा 144 कई दिनों तक वहां लागू रही। पूरी आर्मी वहां पे इकट्ठा रही कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो। वहां पे अमरनाथ यात्रा तुरंत बंद कर दी गई, वहां पे श्रद्धालुओं को वहां से वापस कर दिया गया, क्योंकि ये ऐतिहासिक फैसला संसद भवन में होने वाला था। जैसे ही ये ऐतिहासिक फैसला आता है, पाकिस्तान की मिर्ची लग जाती है और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान, तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान सीधे यूएन पहुंच जाते हैं और वहां पे जम्मू कश्मीर के पब्लिक के लिए, जम्मू कश्मीर वासियों के लिए एक चिंता और कश्मीर के लिए एक चिंता का विषय उठा देते हैं कि बहुत बड़ी गलती कर रहा है भारत ऐसा कश्मीर के लिए। तो ये सब जो सिनेरियो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल में बनाया जा रहा था और बनाया गया, ये क्यों बनाया गया, इस पे हम लोगों को सोचने की जरूरत है थोड़ा सा, और जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए कि कश्मीर को लेके पाकिस्तान इतना क्यों चलता है। और भी देश और भी मुस्लिम कंट्रीज जैसे मलेशिया हो गया, टर्की हो गया, वो पाकिस्तान को लेके, कश्मीर को लेके पाकिस्तान का इतना सपोर्ट क्यों करता है और पाकिस्तान बार बार कश्मीर पर अपना दावा क्यों ठोकता है। तो साथियों, थोड़ा हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा। लगभग हम लोगों को, जब हम लोग आजाद हुए थे, हम लोगों को उस समय से पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 370 कब आया, कैसे आया, और इस आर्टिकल 370 में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि आम जनता के लिए वो नहीं है, मतलब जो गैर कश्मीरी लोग हैं उनके लिए वो चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं, और जो कश्मीरी हैं उनके लिए ऐसा क्या स्पेशल है इस आर्टिकल 370 में कि उस पर इतना उपद्रव मच रहा है या इतनी राजनीति हो रही है। तो साथियों, आप सभी को थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगा, थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूंगा कि भारत देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, सच्चाई तो यह है कि सिर्फ वो एक तारीख थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, मगर उसके बाद लगभग 1 से 2 साल लग गए अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को 565 से 67 रियासतों को एक करने के लिए। अगर ये रियासतें एक नहीं होती तो अखंड भारत एक नहीं होता। और आज भी जैसे अफ्रीका में हर 100 किलोमीटर पे एक देश बदलना पड़ता है, हिंदुस्तान में भी शायद ऐसा ही होता, हर 100 और 200 किलोमीटर पे एक देश बदलना पड़ता और हम लोगों को हर जगह का वीजा लेना पड़ता और कहीं का नहीं रहते हम लोग। आज अगर हम लोग इतने बड़े भारतवर्ष में जी रहे हैं या घूम फिर रहे हैं आराम से, तो कहीं ना कहीं हमारे पुराने नेताओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। पहले प्रिंसी स्टेट हुआ करते थे। प्रिंसी स्टेट वो होते थे कि जिनकी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी रियासतें होती थी। तो अपने भारतवर्ष में अंग्रेजों के टाइम और अंग्रेजों के पहले भी प्रिंसी स्टेट हुआ करते थे, लोगों की रियासतें हुआ करती थी। राजस्थान में रियासतें होती थी, गुजरात में रियासतें होती थी, बड़ौदा रियासत बहुत बड़ी रियासत थी, कश्मीर में रियासत थी, राजा भान सिंह थे, और पंजाब में अलग रियासत थी, एमपी में अलग रियासत थी, भोपाल अलग रियासत थी, हैदराबाद अलग रियासत थी, मैसूर अलग रियासत थी, सभी रियासतें थी, बेंगलोर अलग रियासत थी, मंगलूर अलग रियासत थी और ग्वालियर अलग रियासत थी, जो सिंधिया परिवार जिस रियासत का दावेदार है और है भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन जितनी भी अनगिनत लगभग 550 प्रिंसी स्टेट जो थी, रियासतें थी, इनको एक करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का खून पसीना एक हो गया और उन्होंने इसको किया। सारे तो उन्होंने कर लिए। साउथ में हैदराबाद को उन्हें सबक सिखाना पड़ा, तब वो हैदराबाद का निजाम बाज आया और तब उसने जो है विलय किया भारत के साथ, क्योंकि अगर वो अलग देश की मांग कर रहा था, अपने को विलय नहीं करना चाह रहा था, अगर बीचों बीच में उसको छोड़ दिया था तो कहीं ना कहीं वो आज की डेट में नासूर बना होता हम लोगों के लिए। बड़ौदा
स्टेट के रियासत भी पाकिस्तान में जाना चाहती थी। उसके साथ भी कुछ ऐसा किया गया कि वो जनमत संग्रह कराया वहाँ पर पटेल जी ने, और जनमत संग्रह में 90% से ज़्यादा जनता ने भारत के साथ आने के लिए वोट दिया। तो फिर वहाँ के रियासत को भी जो है सरेंडर करना पड़ा और वो भारत में विलय हुई। ऐसे ही जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था, ऐसा राज्य है जहां पे 99% लैंड जो है पहाड़ों से घिरी हुई है, पब्लिक बहुत कम रहती है। तो वहां के जो राजा थे वो जम्मू में रहते थे, और बाकी जो लद्दाख एरिया था, अक्साई एरिया था और जो गिलगिट एरिया था, ये सब एरिया उनके कंट्रोल में रहता था। मगर मुस्लिम पॉपुलेशन वहां ज्यादा रहती थी, हिंदू पॉपुलेशन वहां कम रहती थी। मगर राजा वहां के हिंदू थे। तो जब ये बात उठी कि कश्मीर किसके पास जाएगा, पाकिस्तान जिद कर रहा था कि हमको चाहिए, हिंदुस्तान तो ऑलरेडी पहले से कह रहा था कि हम कश्मीर नहीं दे सकते हैं, और कश्मीर ये सोच रहा था कि हम उधर जाएं या इधर आएं। जब इधर उधर की बात हुई तो कश्मीर के राजा ने डिसीजन नहीं ले पाया कि हम किसकी तरफ जाएं। इसी बीच में पाकिस्तान ने गेम खेल दिया, उसने वहां कबीलाई फौज भेज दी। कबीलाई फौज में पठान लोग हुआ करते थे, और वो घुसपैठ करके वहां पे कब्जा करना शुरू कर दिया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। कुल मिला के एक साइलेंट युद्ध उन्होंने चालू कर दिया। ये सब देखते हुए राजा परेशान हो गए, और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से मैसेज भेजा उनको, और उनसे सहायता मांगने की कोशिश की। फिर क्या था, वीपी मेनन जो सरदार पटेल के सलाहकार थे और सचिव भी थे इन प्रिंसी स्टेट को एक करने के लिए, उनको सीधे हवाई जहाज से श्रीनगर भेजा गया। वो श्रीनगर गए और जाके उन्होंने जायजा लिया, और हालात का जो भी हालात थे उनका जायजा लेके पटेल साहब को बताया। तो फिर देर भारत देश को करनी नहीं थी, भारत देश ने सीधे सीधे वहां पे आर्मी, अपनी इंडियन आर्मी भेज दी, और इंडियन आर्मी भेज दी तो फिर वहां के कबीलाई जो थे उनको मार के भगाया उन्होंने। तब कहीं जाके वहां के राजा माने, और उन्होंने भारत में विलय करने के लिए संधि की, और उन्होंने हस्ताक्षर किए। ये तो हो गई कश्मीर को हिंदुस्तान में कैसे विलय हुआ उसकी बात हो गई, आजादी के टाइम की। मगर पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं था। उसने फिर कुछ वर्षों बाद पाकिस्तानी सेना को भेज के अटैक करवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, और वो इस मुद्दे को लेके यूएन पहुंच गए। जब यूएन पहुंच के उन्होंने मांग की कि जनमत संग्रह कराया जाए, कश्मीर पाकिस्तान के पास रहेगा या हिंदुस्तान के पास रहेगा। तो यूएन ने और बाकी देशों ने एक वहां पे एलओसी बनवा दी, लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर करवा दिया कि सीज फायर हो जाए। सीज फायर होने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। वो एलओसी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल आज भी बना हुआ है। जो एलओसी के उस पार है वो पाकिस्तान गुलाम कश्मीर कहा जाता है, और जो पाकिस्तान के इस पार है वो पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान का गुलाम कश्मीर कहते हैं। कुल मिला के पूरा कश्मीर गुलाम हो गया है। मगर जनमत संग्रह यूएन ने आज तक नहीं करा पाया है, जो बात सच है। ये तो हो गई ये सब बातें। तो वही मंत्रिमंडल में कश्मीर के एक बड़े नेता थे, उन्होंने ही धारा 3, ये एक आर्टिकल 370 बनाया था, और उन्होंने ही ये सब बात करके आर्टिकल 370 की चीजें बनवाई थी। इसमें नियम कानून जो भी थे उन्होंने डलवाए थे। हालांकि अंबेडकर जी इसका विरोध करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी राज्य में सबको अलग दर्जा दिया जाए, हर राज्य को अलग अलग दर्जा दिया जाए। वहाँ के लोग फलाना कर सकते हैं, दूसरे राज्य के लोग वहाँ उस राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। ये सब चीजें अंबेडकर जी नहीं सोचते थे। जिनका सपना आज कहीं जाके आर्टिकल 370 जो हटाया गया है उनका कहीं ना कहीं पूरा हुआ है, उनकी आत्मा देख रही होगी, तो उन्होंने सोचा होगा कि हाँ, ये जो मैं चाह रहा था वो आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आर्टिकल 370 बनाया गया, वहां के लोगों को स्पेशल आजादी दी गई, स्पेशल पैकेज दिया गया। वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना लागू नहीं हो सकता था आर्टिकल 370 के आधार पर। वहां का प्रधानमंत्री अलग होता था। अब्दुल्ला शेख, जिनको प्रधानमंत्री घोषित किया गया था वहां का, अब्दुल्ला शेख के नाम पे लोग पब्लिक हॉलिडे भी मनाते थे।
वो भी बंद हो गया। आर्टिकल 370 इतना खतरनाक था पूरे भारतवर्ष के लिए कि वहां के लाल बाग चौराहे पे भारत का झंडा तक लहराना बड़ा मुश्किल हो गया था। लोग कहते थे कि मार दिए जाओगे अगर भारत का झंडा लहराया जाएगा। जम्मू कश्मीर का एक अलग ही झंडा चलता था, भारत के झंडे के साथ साथ जम्मू कश्मीर का अलग झंडा चलता था। वो अपने आप को एक अलग देश मानने लगे थे। आर्टिकल 370 इतना असरदार था कि कोई बाहरी आदमी वहां की जमीन खरीद नहीं सकता था। वहां की कोई महिला, वहां की कोई लड़की बाहरी स्टेट के किसी लड़के से अगर शादी कर लेती है या कर लेती थी तो उसकी सिटीजनशिप चली जाती थी। और एक चीज और थी इसके विपरीत, अगर वहां की महिला किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो पाकिस्तानी व्यक्ति को कश्मीर की सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो यह भी अब बंद हो गया है। रोजगार के अवसर खुल रहे हैं इस धारा के हटने से, आर्टिकल के हटने से। वहां पे लोगों को विकास के नए नए आयाम दिख रहे हैं। केंद्र सरकार पैसा खर्चा कर रही है, वो दिख भी रहा है लोगों को। पहले भी खर्चा करती थी मगर वो दिखता नहीं था। वो सिर्फ कश्मीरी जो पॉलिटिशियन थे, जो राजनेता थे कश्मीरी, लोकल पॉलिटिक्स करना चाहते थे, वो सिर्फ अपनी जेब में डालते थे पैसा और अमीर होते जा रहे थे। वहां की जनता भी ये चीज समझ नहीं पा रही थी। कश्मीरी पंडित जो दंगों में भगाए गए, बेघर किए गए, वो भी कश्मीरी पंडितों को अब आजादी मिल रही है, उनको अपना घर वापसी हो रही है उनकी। तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल 370 है इसके बहुत फायदे हैं, बहुत मायने हैं इसके। और संक्षेप में ही बता सकता हूं, अगर डिटेल में बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग फिर बोर हो जाएंगे। फिलहाल मैं शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया कि क्या क्या दिक्कतें वहां पे थी और 370 कब लाया गया और क्यों लाया गया। फिलहाल आपकी कोई राय हो तो हमको दीजिएगा जरूर, और कोई और एडवाइस हो आर्टिकल को लेके तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार।